हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा की क्लासरूम। तो बेटा आज नया लेक्चर, नई आगे हम स्टेप्स लेने जा रहे हैं, हम आगे नई वाली बातें पढ़ने वाले हैं। और यहाँ आज के लेक्चर में बेटा हमें स्टार्ट करना है लिपिड्स। लास्ट वाले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छे से निपटा दिया था, कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था। और मुझे तुमसे एक उम्मीद है कि आप लोग अपने जितने भी लेक्चर्स जो हैं, आप पुराने वाले लेक्चर्स को फिनिश ऑफ कर रहे हैं। मेक इट अ पॉइंट बेटा कि आप हर रोज आज की नई क्लास शुरू करने से पहले 10 मिनट पहले आप अपना जल्दी से उठा के देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए पुराने लेक्चर में आपने क्या किया। और आप एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ भी रहे हैं, यहाँ पे मैं पढ़ा भी रहा हूँ और एक एक वर्ड आपको क्लियर है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। याद रखना, एनसीईआरटी का एक भी वर्ड नहीं छूटना चाहिए। तो आइए लिपिड्स के बारे में बेटा हम सारी की सारी स्टोरी करते हैं शुरू। ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ते जाना और यहाँ पे अपने को बहुत सारी बातें समझ आएंगी। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, पानी में ये जनरली घुलते नहीं है। यानी लिपिड लीजिए, उसको पानी में घोलने की कोशिश करें तो ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, इसीलिए इनके लिए वर्ड रखा जाता है इमिसिबल। ये इमिसिबल ये वर्ड यूज किया जाता है, राइट। वाटर इनसॉल्युबल मींस इमिसिबल। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। लिपिड्स एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। क्या बोल रहा हूँ? लिपिड्स बेटा एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। लिपिड्स में आपके पास फैटी एसिड्स आ सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे आते हैं। हाँ, अभी हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कर रहे हैं तो देखते रहेंगे, और बाद में यहाँ पर क्या है अभी नहीं मालूम। इसने कहा ना दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, यानी लिपिड में यहाँ पर अपने को फैटी एसिड वाली कैटेगरी को पढ़ना है। तो पहला फैटी एसिड लिपिड का एक टाइप। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स, यानी लिपिड का एक सब टाइप हुआ फैटी एसिड। और फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू अ आर ग्रुप। इतना तो हम समझते हैं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, आर ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल और इथाइल और हायर नंबर CH2 ग्रुप्स, जिसका यानी जो आपके पास आर ग्रुप है उसके अंदर वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या एक हायर नंबर हो सकता है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो सकते हैं, इंक्लूडिंग कार्बन्स 1 कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक। समझ पाए? फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें तो यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड एक फैटी एसिड है, हैज 16 कार्बन्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। कार्बोक्सिल कार्बन को इंक्लूड करते हुए उसमें कितने टोटल कार्बन है? 16 कार्बन्स। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं पाल्मिटिक एसिड का जो आर ग्रुप है उसमें कितने कार्बन्स है? उसके अंदर है 15 प्लस एक कार्बोक्सिल ग्रुप आपके पास। सिंपल समझ आया आपको? तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप का एक कार्बन प्लस इसके 15 कार्बन, तो टोटल कितने हुए? 16। इसके हुए 15, ये हुआ 1। बात समझ आई? सिंपल तो है। ये कहता है फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड हैज 16 कार्बन्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। Arachidonic acid has 20 carbons including the carboxyl carbon। और देखो एनसीईआरटी अभी तक आपको 2 फैटी एसिड्स बता चुकी है, एक पाल्मिटिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। फिर एनसीईआरटी एक नीट के लिए क्वेश्चन तैयार कर चुकी है, इनफैक्ट 2। पाल्मिटिक एसिड में कितने बेटा? 16, और एराकिडोनिक में कितने? 20। सिंपल, याद क्लियर हो रहा है? ओके आगे करते हैं, पढ़ते हैं आगे कहाँ गया। फैटी एसिड्स could be saturated without double bond and unsaturated with one or more carbon to carbon double bonds। इतना तो अपने को समझ आता है। देखो ना, अपने पास ये COH कार्बोक्सिल ग्रुप इधर है और इधर हमारे पास R ग्रुप है। R ग्रुप बहुत सारे कार्बन का हो सकता है, सिंगल 1 कार्बन से लेकर मल्टीपल कार्बन का हो सकता है। अब देखो यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं सब में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड हुए, S फॉर सिंगल, S फॉर सैचुरेटेड, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अगर यहाँ पे कहीं पे भी अपने को डबल बॉन्ड मिल जाए तो ये कैसे होंगे? अनसैचुरेटेड। यानी फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड, यानी सब सिंगल बॉन्ड्स, या फिर अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड एक या एक से ज्यादा हो। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। तो अपने को वापस यहां जाना है, फैटी एसिड के हमने क्या करना है? लिपिड के 2 टाइप्स किए। एक हमने पढ़े फैटी एसिड्स जिसमें हमने पढ़ा पाल्मिटिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, राइट। पाल्मिटिक में 16 कार्बन थे, एराकिडोनिक में 20 कार्बन। यही तो पढ़ा अभी तक हमने बेटा। फिर वापस थोड़ा सा और नीचे आके इसमें देखते हैं, लिपिड में हमने नेक्स्ट कैटेगरी देखा जिसको हमने कहा ग्लाइसेरॉल। तो नेक्स्ट आपके पास जो कैटेगरी है लिपिड्स में है दूसरा ग्लिसरॉल। क्लियर हुआ मेरी बात? देखो यहां पर अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन।
ट्राई हाइड्रोक्सी। बेटा याद रखो, पॉलीहाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सी वर्ड जब भी आता है वो किसकी बात करता है? OH की। तो प्रोपेन है यानी 3 कार्बन, यानी 1 2 3, और इसके पास 3 OH ग्रुप्स है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, सिंपल। इसने कहा तो किधर गया, अरे बाबा, Many lipids have both इधर चला गया, fatty acid could be saturated or unsaturated, क्लियर कर लिया। Another simple lipid is glycerol which is trihydroxypropane, समझ आ गया बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, केमिकल स्ट्रक्चर अपने को आता है। Many lipids have both glycerol and fatty acid, both, यानी अब हमारी डेफिनेशन क्लियर होती है। लिपिड्स की 3 कैटेगरी हैं बेटा, एक फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल, और फैटी ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। प्लस क्यों बोल दिया? ताकि दोनों का केमिकल रिएक्शन हो रखा है, राइट। जब मैंने इनको बेटा प्लस बोल के केमिकल रिएक्शन कर दिया तो अब हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है, एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम टर्म करते हैं फैट। क्या टर्म करते हैं? फैट। इतना समझ आना एनसीईआरटी से, यानी एनसीईआरटी से हमने यहां तक सिंपल सा इधर बढ़िया तक क्लियर कर लिया। इसको यहाँ पे लाइन मार देते हैं, यानी यहां तक अपने एनसीईआरटी से कर लिया। अब क्या करना है, हम नोट्स देख के अपनी सारी बात को क्लैरिफाई करते हैं, फिर वापस एनसीईआरटी पे आएंगे विद स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं। अब उसने कहा लिपिड्स, सीधी सी बात, सब्सटेंस दैट आर नॉन सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर, जो पानी के अंदर सीधी भी कोई भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते। एनसीईआरटी कहती है जनरली वाटर इनसॉल्युबल, सीधी सी बात। तो हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि कोई भी चीज पानी में सॉल्युबल क्यों नहीं होगी। तो अभी ना बेटा, जस्ट अभी आपने स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया। जब आपने स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया तो आपको एक बात मालूम लगी कि मेरे पास COH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप ये है, और इधर मेरे पास एक R है। ये जो R है ना, ये कार्बन की चेन है, इसकी वजह से, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन की वजह से हाइड्रोफोबिसिटी आती है, यानी वाटर में इनसॉल्युबिलिटी आती है। क्लियर हुआ? अब ध्यान से मेरी बात सुनना। लिपिड्स को एनसीईआरटी ने 3 कैटेगरी में डाला। सबसे पहले अपने ने पढ़ा फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स में कौन कौन से पढ़े? पाल्मिटिक, अराकिडोनिक। पाल्मिटिक में बोलो कितने कार्बन टोटल? 16। अराकिडोनिक में कितने कार्बन टोटल? 20। और तीसरी कैटेगरी हमने जो पढ़ी, सॉरी, पहली कैटेगरी फैटी एसिड, दूसरी एसिड कौन सी पढ़ी बेटा हमने? ग्लिसरॉल। तो हमारे पास ये भी ग्लिसरॉल कैटेगरी। तो ये 2 कैटेगरीज। तीसरी कैटेगरी में बोला ना, जब आपके पास फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों मिक्स फॉर्म में रहेंगे, तो यहाँ पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिक्स फॉर्म में, यानी इन दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। कौन सा वाला रिएक्शन करते हैं? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो जब भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में केमिकली कंबाइन होके एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से कंबाइन करते हैं ना, तो बेटा जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है फैट। क्लियर हुआ? तो हमें लिपिड्स में फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैट तीनों कैटेगरीज को पढ़ना है, राइट। तो हमने फैटी एसिड को देखो, कार्बोक्सिल ग्रुप जो R ग्रुप से जुड़ा हुआ है। जो आपके पास R ग्रुप होगा वो मिथाइल, इथाइल या कोई भी हायर नंबर हो सकता है, जिसका नंबर 1 से लेकर 19 कार्बन तक जा सकता है, राइट। तो मैक्सिमली अगर आप सोचो कि अगर R ग्रुप का नंबर मैक्सिमम 19 जा सकता है, तो आपके पास बना ना, सोचो ये R, ये 19 वाला बना आपके पास, प्लस आपके पास COH, तो मैक्सिमली कितना होना चाहिए? 20 कार्बन का आपके पास मैक्सिमली बड़ा होना चाहिए ना, जो हमारे पास कौन सा होता है? अराकिडोनिक एसिड। समझे मेरी बात? क्लियर हुआ ना? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन। नेक्स्ट एक छोटा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, स्टीयरिक एसिड एनसीईआरटी में तो नहीं दिया था, 18 कार्बन। अराकिडोनिक एसिड एनसीईआरटी में बोला था 20 कार्बन। क्लियर हुआ बेटा? देखो इनका इस तरीके से स्ट्रक्चर हुआ, जैसे हमने ये वाला 14 कार्बन, 15, 16, टोटल 16 कार्बन किस में होते हैं? ये स्ट्रक्चर किसका होगा? अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर बोलूं, 16 कार्बन अपन ने किस में पढ़े थे? कौन से? पाल्मिटिक एसिड। शाबाश, बहुत बढ़िया, राइट बेटा। फैटी एसिड फिर एनसीईआरटी ने बोला वो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकता है। अगर बेटा सैचुरेटेड होगा तो उसके पास ऑल सिंगल बॉन्ड्स होंगे, अनसैचुरेटेड होगा तो 1 और मोर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी कोड तो नहीं करती, बट अपने को ये वाले एग्जाम्पल्स दिमाग में रखने। पैल्मिटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड, जो सबसे पहले 16 एंड 18, ये दोनों हमारे पास सिंगल वाले हैं। जो 20 वाला है वो हमारे पास कैसा है? डबल वाला है। सिंपल समझ सकते हो, याद रख सकते हो। अगर मैं आपको याद कर रहा हूँ, दिस वाज 16 कार्बन, दिस वाज 18 कार्बन, क्या इन दोनों में 1 आ रहा है? सिंगल बॉन्ड। 20 कार्बन में 2 आ रहा है, डबल बॉन्ड। हो गया ना याद? रखने की जरूरत ही नहीं। एक चीज ध्यान रखना, ध्यान वाली रखने वाली एक बात है, सैचुरेटेड। कौन सा वाला बेटा? सैचुरेटेड जो है, ये सैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मैंने कहा जो सैचुरेटेड है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, अनसैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट है लो। क्वेश्चन ये है कि सैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, लेकिन क्यों?
और अनसैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट लो है, लेकिन क्यों? बेटा ये वाली बात आप लोग खुद ब खुद आंसर करोगे, ये वाली बात मैं आपको समझाऊंगा नहीं। इस बात को लेके मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लिख दिया है, ये कंसेप्ट समझाऊंगा नहीं, यानी आंसर आपको लिख दिया है, लेकिन आंसर लिखने के बाद इस आंसर को आप लोगों को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कहाँ? ये आप अपने यूट्यूब पे जाएंगे, अपनी ऐप में तो वीडियो देखेंगे, प्लस यूट्यूब पे जाके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे, वहां पर मैं देखता हूँ कि किसका आंसर सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट आता है, राइट? तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। बात रही इतनी, हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को अच्छे से कर लिया स्टडी। फैटी एसिड्स के बेटा ये टाइप थे, फैटी एसिड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और जल्दी से बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ स्टेरिक एसिड कितने कार्बन? 18। पाल्मिटिक एसिड कितने कार्बन? 16। दोनों सैचुरेटेड होंगे अनसैचुरेटेड? 1 फॉर सिंगल फॉर सैचुरेटेड। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। रैकिडोनिक में कितने कार्बन बोलो बेटा? 20। 20 में 2 आ रहा है ना, और 2 से डबल बॉन्ड हुए, डन। रैकिडोनिक कैसा हुआ? अनसैचुरेटेड। क्लियर हुआ बेटा? डाउट अपनी सॉल्व। अब एक हमने पढ़ने थे फैटी एसिड, क्लियर। दूसरा अपन को पढ़ना था ग्लिसरॉल। क्या पढ़ना था? ग्लिसरॉल। और तीसरा पढ़ना था फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एक रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ था? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले ना, मैं आपको फैट पढ़ाने से पहले या कुछ भी पढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ। किसका? ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बेटा ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी यानी 3 OH, एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH। प्रोपेन कितने कार्बन हुए? 3 कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। कहानी क्लियर हुई? पक्का समझ आया? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। तो हम लिपिड में फैटी एसिड को तो स्टडी कर चुके हैं। दूसरा अपन ने ग्लिसरॉल को अभी अभी देख लिया है कि वो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर तो जस्ट हमारे सामने। तो अब थर्ड टाइप का अपने को लिपिड स्टडी करना है, जो एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड की कॉम्बिनेशन से बनेगा। यहां पे ना बेटा थोड़ी सी आपको केमिस्ट्री समझा देता हूं। एस्टर क्या होता है, ये वाली बात आपने बचपन से पढ़ते आए। अब मैं आपको यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन दूं तो एस्टर हमेशा बनता है जब एक एसिड एक अल्कोहल से रिएक्ट करता है। तो क्या बनता है अपने पास? एस्टर। एक किसके साथ? एक एस्टर बनेगा जब एक एसिड एक अल्कोहल से रिएक्ट करेगा। समझे? बात करें तो बेटा एसिड की, तो मैं यहाँ पे बोलूँ फैटी एसिड, ये भी तो एक एसिड है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अल्कोहल की, तो देखो आप ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को देखो बेटा। अगर आप ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे 3 कार्बन है अपने पास, और तीनों कार्बन के साथ आप OH जोड़ दो। और बेटा जब भी OH जुड़ता है तो ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो यहाँ पे CH2 H and H2, तो ये अपने पास क्या बना? अल्कोहल, राइट। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये हमारे पास अल्कोहल है और ये एक एसिड है और ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिएक्शन होगा? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और बनेगा क्या? एस्टर बनेगा। वही ना, कितना सिंपल सा कंसेप्ट था। तो वापस आते हैं और यहाँ पे देखते हैं फैटी एसिड एस्टर्स विद ग्लिसरॉल, यानी फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करेगा और एक एस्टर बनाएगा। और इस एस्टर को बेटा हम लोग क्या टर्म करते हैं? हम 3 नाम देते हैं। जब फैटी एसिड एस्टर बनाते हैं ग्लिसरॉल के साथ, तो बेटा वो कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, किसके ऊपर? कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंडेंट, कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बेस्ड होता है कि अगर उसकी आप कितना वो कॉम्प्लेक्स है। अगर इस बेसिस पे देखें तो जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा ना, वो स्ट्रक्चर आपके पास सिंपल लिपिड बन सकता है, आपके पास कंपाउंड लिपिड्स बन सकता है, या डिराइव्ड लिपिड्स बन सकता है। समझे? मैं बोल रहा हूं जब एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करके एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करेगा, इतना तो समझ आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब जो पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज है ना फैटी एसिड, वो उसका स्ट्रक्चर कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है कि अगर उसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ तो कुछ बनेगा, उसका स्ट्रक्चर अगर सिंपल सा हुआ तो कुछ बनेगा। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात कहूं कि अगर आपने बहुत ही सिंपल सा फैटी एसिड लिया और उसको ग्लिसरॉल से रिएक्ट कर दिया ना, तो आपके पास क्या बनेगा? सिंपल लिपिड्स, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू फैट्स कहते हैं। क्या कहते थे? ट्रू फैट्स। ये जैसे अपने पास ट्रू फैट्स कैसे हुए? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद सर्टेन अल्कोहल, राइट। ट्रू फैट्स को हम इन सब चीजों को सबसे पहले देखते हैं, इनको अभी साइड रख दो। अब ट्रू फैट्स का स्ट्रक्चर देखो बेटा, न्यूट्रल और ट्रू फैट्स, ये वाला पोर्शन है ना, मैं इसको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। न्यूट्रल ट्रू फैट्स में देखो, एक सिंपल फैटी एसिड लो, सिंपल सा फैटी एसिड, और उसको एक अल्कोहल से रिएक्ट करवा दो। और अल्कोहल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, बेसिकली 3 जिसमें OH हो,
ट्राई हाइड्रोक्सी बोल दो, इसको मैं ट्राई हाइड्रिक की जगह एनसीईआरटी वाली बात बोल देता हूँ, तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ट्राई हाइड्रोक्सी, इसको मैं ट्राई हाइड्रोक्सी बोल देता हूँ। अब पेट में दर्द तो नहीं हो रहा ना? अब बेटर है। तो इसको मैंने एक फैटी एसिड लिया, उसको मैंने ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल से इंटरैक्ट करा दिया। बोलो बेटा ये ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल था, यस। और ये ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल एग्जैक्टली कौन सा हुआ? ये अपने पास क्या हुआ? ग्लिसरॉल हुआ, यस बेटा। अब देखो फैटी एसिड पहला, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा फैटी एसिड, यानी तीन फैटी एसिड एक ही मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट कर रहे हैं। देखो पहला फैटी एसिड, इसका COH ये वाला ग्रुप इसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, यहां से OH और यहां से H यहां पे इंटरैक्ट करेंगे, एक एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पहला, दूसरा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन यहां और तीसरा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन यहां। जब ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हुए तो आपके पास बेटा ये वाला स्ट्रक्चर बना। क्या बना? ये देखो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर में आपके पास ये यानी ये वाला पोर्शन ग्लिसरॉल का था, ये वाला फैटी एसिड का था। अब इन दोनों ने यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कर लिया, और इस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के पास, इस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको दिमाग खोल लो, अंदर दिमाग में अच्छे से डाल लो। जब भी तीन फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल आपस में कंबाइन करते हैं और करते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, तो इससे बाय प्रोडक्ट में आपके पास क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड। तीन क्यों? तीन फैटी एसिड यूज हुए ना, 1 2 3, तो ट्राइग्लिसराइड। समझे मेरी बात? और ट्राइग्लिसराइड अपने आप में हम किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं? ट्रू फैट की कैटेगरी में बन रहे हैं। बोलो समझ आया? तो हमने क्या किया? हमने पढ़ा कि जब हमारे फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वो सिंपल कंपाउंडेड डिराइव्ड लिपिड्स बना सकते हैं, यानी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं सिंपल वाले फैटी एसिड्स की बात करूं तो यहाँ पे ट्रू फैट्स वाली कैटेगरी मुझे पढ़नी है। ट्रू फैट्स वाली कैटेगरी पढ़ूंगा तो बेटा यहाँ पे न्यूट्रल ट्रू फैट्स कैसे बनते हैं? जब हमारे पास फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल आपस में इंटरैक्ट करते हैं। जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो जो स्ट्रक्चर, अगर तीन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में इंटरैक्ट करें तो ट्राइग्लिसराइड बनेगा। अगर यहां पर ये थर्ड वाला ना हो, तो अब यहां पे अगर कंडीशन सिर्फ ऐसे की ऐसी हो तो जो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा ये डाइग्लिसराइड बनेगा। डाइग्लिसराइड में यहां पे दो फैटी एसिड है और एक ग्लिसरॉल है, राइट? तो वो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? डाइग्लिसराइड। समझे? कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? डाइग्लिसराइड। और अगर एक फैटी एसिड हो और वो ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा? मोनोग्लिसराइड। तो देखो ना, तीन फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड। टू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, डाइग्लिसराइड। और वन फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इज मोनोग्लिसराइड। क्या आपने को बात समझ आई? पक्का अच्छे से क्लियर हुआ? यस ना बेटा? तो अब मैं तुमसे बताता हूं सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसका होगा? ट्राइग्लिसराइड, इन तीनों में भी, और इसके बाद डाइग्लिसराइड और फिर मोनोग्लिसराइड्स। इतना क्लियर हुआ? अब मैं तुम्हें एक छोटा सा होमवर्क देता हूं। तुम जाओगे अपने डाइजेशन वाले चैप्टर में और वहां पे फैट्स की डाइजेशन को ऑब्जर्व करोगे। फैट की डाइजेशन में हमने पहले ट्राइग्लिसराइड को डाई में तोड़ा था, डाई को मोनोग्लिसराइड में तोड़ा था, और मोनोग्लिसराइड को भी आगे हमने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में तोड़ा था। आपको अच्छे से याद आएगा। ये जब आप अपने डाइजेशन वाले चैप्टर में जाओगे तब आपको ये वाला कंसेप्ट होता हुआ दिखाई देगा। हमने डाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर बेटा लाइपेजेस का इस्तेमाल करके हमने एग्जैक्टली ये रिएक्शंस किए थे। ट्राइग्लिसराइड वाज ब्रोकन इनटू डाई, डाई वाज ब्रोकन इनटू मोनो, एंड मोनो को फिर हमने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इन दोनों कैटेगरी में बांट दिया था। अभी के लिए यहां तक समझ आया? पक्का क्लियर हुआ? यहां पर बेटा जो आपके पास ये चीज बनी, इस चीज को हम कहते हैं फैट। क्या टर्म करते हैं? फैट। क्या टर्म करते हैं? फैट। इतना तो क्लियर हुआ? ये हमारे असलियत में जिस चीज को हम कभी भी अपनी आम भाषा में भी फैट कहते हैं, ये फैट्स होते हैं। तो फैट्स अपने आप में या तो ट्राइग्लिसराइड होंगे या डाइग्लिसराइड होंगे या मोनोग्लिसराइड होंगे। इतना अपने को समझ आया? बढ़िया से। अब एक छोटा सा डिफरेंस देखना। अब अगर मैं फैट की बात करूं, इन जो फैट्स बने हैं ना, इनकी बात करूं तो बेटा उनके मेल्टिंग पॉइंट पे, किसके ऊपर? मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है कि उन फैट्स को एग्जैक्टली हम मार्केट में क्या बोलेंगे। किस पे डिपेंड करता है? मेल्टिंग पॉइंट पे। ये जो हमारे पास ट्राई, डाई और मोनोग्लिसराइड्स बने हैं, अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है या कम, इस हिसाब से इनको दो नाम देते हैं। पहला नाम ऑयल, दूसरा नाम हार्ड फैट। क्या बोला मैंने? पहला नाम ऑयल और दूसरा नाम हार्ड फैट। और दोबारा से अगर मैं सम अप करूं तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हमने यहां पर फैट्स बनाए,
ये जो अपने पास फैट्स बने ना बेटा, इन फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है या कम है, इस समझ के ऊपर मार्केट जो हम नॉर्मल मार्केट से जहां सामान खरीदने जाते हैं, वहां पे इनको नॉर्मली क्या बुलाया जाता है? अगर इनका सैचुरेटेड, ये कहता है हार्ड फैट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हार्ड फैट। बेटा हार्ड फैट और ऑयल, मुझे चलो ये पढ़ने से पहले ना मुझे एक सिंपल सी बात बताओ। ऑयल, अगर आपके दिमाग में मैं ऑयल बोल दूं तो ऑयल जमा हुआ आता है क्या एकदम लिक्विड आता है? सीधी सी बात बेटा, लिक्विड आएगा। अगर आपके पास कोई चीज जम जाएगी तो नाम से पता लग रहा है ना, वो हार्ड फैट होगा। तो समझो, क्लियर हुई मेरी बात? तो किसी को ऑयल क्यों कहें, किसी को फैट क्यों कहें? तो अगर रूम टेम्परेचर पे अगर कोई चीज पिघल चुकी है, अपने रूम टेम्परेचर पे कोई लिक्विड मिल रहा है तो उसको कहेंगे ऑयल। और अगर अपने कोई रूम टेम्परेचर पे अभी कोई क्या है, एकदम अभी कड़क है, सॉलिड है, तो उसको हार्ड फैट। तो अगर हार्ड फैट को आपको पिघलाना होगा तो रूम टेम्परेचर से हाईयर टेम्परेचर लेके जाना पड़ेगा ना। यानी मेल्ट करने के लिए अगर रूम में आपके टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस आपके रूम में टेम्परेचर, और कोकोनट का जो ऑयल है वो आपकी जो घर में कोकोनट ऑयल पड़ा है वो ऑयल के फॉर्म पे, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे कोकोनट ऑयल अभी लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, राइट। लेकिन आपके घर के अंदर जो बटर है, वो बटर अगर रूम टेम्परेचर पे है वो फिर भी हार्ड है, वो एकदम लिक्विड नहीं है, वो बह नहीं रहा है, वो एक टिकिया के फॉर्म में अंदर है, राइट। मक्खन या बटर जिसको हम कह सकते हैं। तो उसको पिघलाने के लिए मुझे टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, मुझे 25 की जगह 35 से 40 करना पड़ेगा, इनफैक्ट 50 डिग्री करना पड़ेगा, तब जाके वो एकदम पिघल जाएगा। तो मुझे देखो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ऑयल का ज्यादा होगा या आपके पास हार्ड फैट का होगा? सीधी सी बात बताओ ना बेटा, ये बेसिक लॉजिक बना। ऑयल के पास हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट और फैट का हायर मेल्टिंग पॉइंट है। क्यों? अगर मैं बात करूं बटर की, तो बटर कितने पे पिघल जा रहा है? ये 50 डिग्री पे पिघल रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रहा है, और आपके पास ये 25 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जा रहा है। तो सीधी सी बात, क्या अपने को ये वाला पॉइंट समझ आया? हैव अ हायर एंड अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट बात देखो, अगर ऑयल का आप केमिकल नेचर देखें तो इसमें हायर अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। क्योंकि बेटा फैट है तो फैटी एसिड्स तो हैं, फैटी एसिड्स हैं तो ये फैटी एसिड्स का अमाउंट, जो फैटी एसिड्स का नेचर है वो अनसैचुरेटेड नेचर है। अनसैचुरेटेड मतलब इन वाले फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड है। क्लियर बेटी बात? ये बात समझ आई। और यहाँ पे अगर हार्ड फैट्स की बात करी जाए तो इनके जो फैटी एसिड्स हैं वो किस तरीके से बेटा? सैचुरेटेड, सिंगल वाले। सिंगल बॉन्ड जब भी मिलेगा, याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना। और यही पॉइंट कहा था कि ये समझाना है तुम्हें, ये वाली बात समझाई थी ना, बोला कि मेल्टिंग पॉइंट सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, जहां पर भी सैचुरेटेड होगा मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा, सैचुरेटेड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट हायर। ये बात सीखी? क्यों ये आंसर लिखा है? ये आंसर तो मुझे समझाओगे, याद तो कर ही लिया आप लोगों ने। सिंगल से सैचुरेटेड और मेल्टिंग पॉइंट हायर, सिंगल से सैचुरेटेड और मेल्टिंग पॉइंट हायर। सीधी सी बात, 1 लिखो। 1 इस तरीके से लिखा जा सकता है, देखो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है तो 1 लिखो। 1 मतलब सिंगल से मतलब रॉकेट मतलब ऊंचा, तो मतलब हायर मेल्टिंग पॉइंट। प्रॉब्लम सॉल्व। इमेजिन करो, प्रॉब्लम को इस तरीके से अप्रोच करो। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पक्का? अब देखो ये वाली बात क्या बोल रहा हूँ, इनके अंदर हार्ड फैट है, सैचुरेटेड का कंटेंट ज्यादा है, दे स्टे सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये ऑयल्स जो हैं दे स्टे लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होगा और इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा होंगे। क्लियर? पहला पॉइंट सब्जेक्टिव पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है। सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें से कहीं से भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। डन? क्लियर हुई बेटा बात? नेक्स्ट देखना, अब आप यहाँ पे एक पॉइंट देखो, सिंपल लिपिड्स में अपने ट्रू फैट्स पढ़ लिए, अभी तो पढ़ा, ऑयल फैट, हार्ड फैट, सब कुछ। नेक्स्ट अपने पास 2 कैटेगरीज बनती है, वैक्सेस एंड क्यूटिन। वैक्स एंड क्यूटिन, ये दोनों चीज ना बेटा ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं, बट फॉर द केस ऑफ जीके, और आपको याद नहीं करना है, सिर्फ एज दी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, तो एक बार पढ़ लो और काम खत्म कर देते हैं। वैक्सेस फैटी एसिड्स होते हैं और लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। लॉन्ग चेन दिख रही है कितने कार्बन है? 30 कार्बन है, और मोनोहाइड्रिक है यानी कितने हैं? सिंगल OH है। तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो वैक्सेस बनती है। कान के अंदर मैल जम जाती है ना, इसको ईयर वैक्स कहते हैं। दूसरा नाम क्या होता है? सेर्यूमिन। क्या नाम होता है? सेर्यूमिन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में बहुत सारी बायो में, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में वर्ड यूज होता है, ईयर वैक्स, सेर्यूमिन। नेक्स्ट बीज वैक्स। बी वैक्स, जब आप देसी शहद खरीदने जाएंगे, किसी अपने आसपास के पंसारी की दुकान पे जाना जिसपे आयुर्वेदिक और ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति के पास जाना जो उसका मधुमक्खी का वो निकालता है, शहद निकालता है। तो जब नेचुरली विदाउट फिल्टर शहद आता है ना बेटा, वो बहुत जल्दी जम जाता है एकदम। क्यों? क्योंकि उसमें बी वैक्स भी घुला होता है।
तो बी वैक्स क्या होता है, जब बीज बनाती हैं अपना छत्ता तो उस छत्ते को क्या करने के लिए, वाटर प्रूफ करने के लिए उसको वैक्स से कोट कर देती हैं, तो उस चीज को बी वैक्स कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एक और चीज क्यूटिन। ये क्यूटिन की एग्जैक्ट पॉइंट, एक एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग तो आपको समझ आएगी इन दी चैप्टर्स जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे। अभी के लिए आपको समझाता हूँ। ऐसा है ना बेटा, जो प्लांट्स हैं, प्लांट समझते हैं कि उनकी जो स्टोमेटा है, प्लांट का स्टोमेटा तो समझते हो आप लोग, प्लांट्स को मालूम है कि अगर उनका स्टोमेटा खुलेगा तो स्टोमेटा खुलने से पता क्या होगा, वहां से ना इस तरीके से वो निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। यानी प्लांट्स का अगर स्टोमेटा, क्या बोल रहा हूं, अगर प्लांट्स का स्टोमेटा खुल गया तो स्टोमेटा खुलने से उसमें से वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर निकल जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या हुआ, स्टोमेटा ओपन होगा, दिन में सांस तो लेना है प्लांट को, देखो दिन में स्टोमेटा ओपन होता है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, अंदर से ऑक्सीजन बाहर जाती है, यही तो प्रोसेस होता है। तो इसके साथ साथ जैसे ही ये आपके पास स्टोमेटा खुलता है ना, अंदर से पानी बेटा वेस्ट होके बाहर निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इसे प्लांट से पानी अंदर से इतनी मुश्किल से जो रूट से उठाया ना, वो तो उड़ गया। तो प्लांट्स चाहते हैं कि हम इस पानी के वेस्टेज को रोक पाए, तो वो लीफ के ऊपर, इसके ऊपर लीफ के ना ऊपर सरफेस पे एक वैक्सी सी जैसे कहूंगा, या फिर एक ना वाटरप्रूफ सी ऑयल जैसी, फैट जैसी सी क्यूटिन की कवरिंग बनाते हैं। किसकी बनाते हैं, क्यूटिन। तो क्यूटिन अपने आप में क्या है, क्यूटिन एक लिपिड है। लिपिड है तो बेटा वाटरप्रूफ है, दैट मींस पानी की मूवमेंट को बाहर कम अलाउ करता है, या कहता है पानी की जो इवेपोरेशन होती है उसको रिड्यूस कर देता है। तो क्यूटिन क्या है, क्यूटिन अकर्स इन एपिडर्मल सेल्स ऑफ द प्लांट्स। एपिडर्मल सेल्स है यानी ऊपर प्लांट्स हैं, और वो ट्रांसपिरेशन यानी इवेपोरेशन फ्रॉम द लीफ सरफेस उससे रोकता है, उसको बचाता है या उसको कम करता है, यानी ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करेगा। कौन कम करेगा, क्यूटिन। और क्यूटिन क्या है, एक परत है, एक लेयर, राइट। तो अगर मैं कहूं क्यूटिन अ लेयर ऑफ लिपिड विच occurs in epidermal cell walls of plants as a part of cuticle, ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह एग्जिस्ट करेगा जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करेगा। क्लियर हुई बेटा बात। ये वर्ड जरा अच्छे से ध्यान रखना, क्यूटिन। ये क्यूटिन मैं दोबारा तुमसे एक दिन में पूछूंगा, मैं आपसे एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछूंगा अभी बता देता हूँ। क्यूटिकल और क्यूटिन में फर्क क्या है, ये वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो क्यूटिकल क्या है समझ लो। क्यूटिन तो एक लिपिड की लेयर है, ये बात अपने को समझ आए। ये जो क्यूटिन है ये लिपिड की लेयर है, समझ आ गया, पक्का क्लियर। क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल वर्ड चाहे प्लांट में इस्तेमाल हो चाहे एनिमल में, क्यूटिकल वर्ड अगर प्लांट में इस्तेमाल हो चाहे एनिमल में, हर जगह क्यूटिकल अपने को एक बात बताता है। और क्यूटिकल का मतलब क्या होता है, कोई भी कवरिंग। जैसे Scalminthes have a cuticle made up of scleroprotein. Arthropoda has a cuticle made up of chitin. अगर हम बात करें जैसे ट्यूनिकेट्स में जो आपके पास क्यूटिकल है, इट इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन। तो इस तरीके से ये बात समझ आई, पक्का क्लियर होना बेटा। तो हमने यहाँ पर फैट की सबसे पहली कैटेगरी जो थी सिंपल लिपिड्स, बेटा इनको तो स्टडी कर लिया। अब हमें दूसरी कैटेगरी को पढ़ना है। कौन सी कैटेगरी को, दूसरी कैटेगरी, जिसको देखो लिपिड्स की दूसरी कैटेगरी, जहां पर आपके पास स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना, फैटी एसिड है, अल्कोहल है, प्लस एडिशनल ग्रुप्स भी इन्वॉल्व है। क्या है, फैटी एसिड है, अल्कोहल है, प्लस एडिशनल ग्रुप्स भी इन्वॉल्व हैं। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल हुआ फॉस्फोलिपिड्स। कौन सा हुआ, फॉस्फोलिपिड्स। बेटा सीधी सी बात, फॉस्फोलिपिड्स बताओ कहाँ मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं जो ये फॉस्फोलिपिड्स हैं कहाँ मिलते हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स मिलते हैं ना बेटा अपने को सेल मेम्ब्रेन्स में। इतना तो समझ आता है ना अपने को, कहाँ मिलते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स में। तो फॉस्फोलिपिड्स जो हैं ये अपने को मिलेंगे सेल मेम्ब्रेन्स में। और फॉस्फोलिपिड्स कंपाउंड लिपिड्स हैं, और किस तरीके से बने, फैटी एसिड और अल्कोहल तो हैं, साथ ही साथ कुछ एडिशनल ग्रुप्स भी हैं। क्लियर बेटा। फॉस्फोलिपिड के अलावा ये दो और चीजें होती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट यूनिट से लिपिड्स में बाइंड कर जाते हैं, और यहाँ पे लिपिड और प्रोटीन आपस में बाइंड कर जाते हैं। ये आपके पास कंपाउंड लिपिड्स होते हैं। ये क्लियर मेरी बात हुई। एडिशनल ग्रुप्स का नाम तो आपको बात समझ आई। तो अब मैं फॉस्फोलिपिड जरा आपको वर्ड समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात देखना। मैंने आपको कहा बड़े अच्छे से देखना,
एडिशनल ग्रुप करके बेटा मैंने आपको बात बोली कि इसमें क्या है, एडिशनल ग्रुप। तो मुझे एक सिंपल बात बताओ, ग्लाइकोलिपिड में एडिशनल ग्रुप क्या है, ग्लाइको, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। समझ आया, क्लियर हुआ। लिपोप्रोटीन में लिपो इज द वर्ड लिपिड, और लिपिड दो फैट और अल्कोहल से मिला, तो इसमें जो एडिशनल ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, प्रोटीन होगा ना बेटा। उसी तरीके से फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स तो हैं और इसमें एडिशनल ग्रुप कौन सा हुआ, फॉस्फो। ये एडिशनल ग्रुप कौन सा हुआ, फॉस्फो। ये फॉस्फो यानी फॉस्फेट। एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में लेसिथिन, स्फिंगोमाइलिन। एक बात बताऊं बेटा, ये वर्ड्स है ना आपकी ना एनसीईआरटी में कहीं कहीं अलग अलग जगह आते हैं, राइट। तो ये पहले हम इन वर्ड्स का मतलब तो अभी समझ गए, अभी के लिए इन वर्ड्स को अपन याद कर लेंगे और इनको याद करने के बाद मैं आपको बता दूंगा ये वाली चीजें कहाँ मिलती हैं, कैसे कैसे काम आती हैं। अभी के लिए तुम देखो इधर वापस फॉस्फोलिपिड्स, राइट, फॉस्फोलिपिड्स। तो लिपिड है, समझ आता है, बट फॉस्फेट ग्रुप भी है। कौन सा ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप। देखो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स क्या है, फॉस्फोलिपिड अपने आप में एक ट्राइग्लिसराइड है, वेयर वन फैटी एसिड, एक फैटी ट्राइग्लिसराइड बन गया था लेकिन एक फैटी एसिड को रिप्लेस कर दिया किसने, फॉस्फोरिक एसिड ने। तो पहला फैटी एसिड था, दूसरा फैटी एसिड था, और तीसरे फैटी एसिड की जगह आपके पास कौन सा क्या मिल गया, फॉस्फोरिक एसिड। क्या मिला, फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरस की प्रेजेंस है। देखो वन फैटी एसिड आउट ऑफ 3, 2 आर प्रेजेंट बट 1 was replaced by phosphoric acid। तो देखो बेटा ये स्ट्रक्चर पहला, ये पूरा का पूरा अपने पास क्या था, क्या था, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के साथ पहला फैटी एसिड रिएक्ट कर चुका है, दूसरा कर चुका है, और तीसरा ये स्ट्रक्चर है। जब ये फॉस्फोरिक एसिड ने इसके साथ रिएक्ट कर दिया तो 3 अपने पास ऐसा स्ट्रक्चर बना, ट्राइग्लिसराइड बन गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या टर्म करते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। ये फॉस्फोलिपिड्स बेटा हमें कहाँ मिलते हैं, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर अपने को ये वाले फॉस्फोलिपिड्स मिलते हैं। इतना क्लियर हुआ, पक्का डन है, समझ आ गया। अब एक और कंसेप्ट ध्यान से देखते रहना। व्हेन फॉस्फोरिक एसिड, जो ये फॉस्फोरिक एसिड है इसका स्ट्रक्चर देख लो, एक तरफ O, ऊपर O, नीचे डबल बॉन्ड O, एक तरफ OH। ये फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अगर सिंगल अकेला फॉस्फोरिक एसिड था तो इसने तो फॉस्फोलिपिड बना दिया, बट यही फॉस्फोरिक एसिड और किसी ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है तो आपके पास एक मॉडिफाइड फॉस्फोलिपिड मिलेगा। कौन सा मिलेगा, एक मॉडिफाइड फॉस्फोलिपिड। ध्यान से डेफिनेशन पढ़ना। When phosphoric acid combines with another groups, it can make different type of phospholipids। तो देखो बेटा यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड था, राइट, इधर फॉस्फोरिक एसिड था, आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर। ये जो H है ना, ये वाला H, ये किसी के साथ इंटरैक्ट कर गया, रिएक्ट कर गया, और रिएक्ट करने के बाद वो इसके साथ रिएक्ट कर गया, ये इस ग्रुप के साथ बेटा रिएक्ट कर गया, क्लियर हुआ। और जब इसने ऐसा कंबाइंड एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या टर्म करते हैं, लेसिथिन। क्या टर्म करते हैं, लेसिथिन। क्लियर हुई बात बेटा। लेसिथिन भी एक फॉस्फोलिपिड ही है, लेसिथिन भी अपने आप में एक फॉस्फोलिपिड है। क्लियर हुई। लेसिथिन हमें कहाँ मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही मिलता है। एज अ फॉस्फोलिपिड लेसिथिन ही एग्जिस्ट करता है। जब मैं आपको ये वाला चैप्टर है ना, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो लेसिथिन के बारे में एक बढ़िया सी बात बताऊंगा। तो ये वाला लेसिथिन का कंसेप्ट समझो। लेसिथिन क्या है, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है। कहाँ मिलता है, विद इन द सेल मेम्ब्रेन्स। क्या काम करता है ये मैं आपको ब्रीदिंग वाले चैप्टर में समझाऊंगा। क्लियर हुई मेरी बात। पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करेगा। इसके लिए एक चलो बात बता ही देते हैं, इसके लिए इनको वर्ड बोलते हैं सरफैक्टेंट इन लंग्स। लंग्स में सरफैक्टेंट की तरह काम करता है। तो जिसको नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, अगर ढूंढने का मन है तो बिल्कुल ढूंढ सकते हो, या वेलकम टू डू दैट। बट ये वाली बात मैं आपको ब्रीदिंग वाले चैप्टर में बताऊंगा। क्लियर हुआ, यहां तक स्ट्रक्चर अपने का मस्त मस्त क्लियर हुआ, अच्छे से बढ़िया, पक्का, कोई डाउट नहीं। यस, तो हमने जब पढ़ा था बेटा, यहां पर देखो ना फॉस्फोलिपिड, तो फॉस्फोलिपिड में पहला पढ़ा अपन ने लेसिथिन, जिसका स्ट्रक्चर देख लिया, और दूसरा स्फिंगोमाइलिन। ये स्फिंगोमाइलिन क्या है, ब्रेन में न्यूरॉन्स मिलते हैं ना बेटा, अपने को क्या मिलते हैं, ब्रेन में न्यूरॉन्स मिलते हैं। जब ब्रेन में न्यूरॉन्स मिलते हैं तो न्यूरॉन्स के ऊपर व्हाइट कलर की कवरिंग होती है ना, उस व्हाइट कलर की कवरिंग को क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। शीथ मतलब कवरिंग। तो न्यूरॉन्स में जो माइलिन शीथ है, उसमें माइलिन शीथ बनाने वाला जो लिपिड है वो है स्फिंगोमाइलिन। क्लियर हुआ, डन, पक्का डन।
अब ना मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा बात बताने वाला हूँ, नेवर नथिंग शोन इन द, ऐसा नहीं बता रखा है। चलो ये वाली बात यहाँ पे देखो, ये वाला स्ट्रक्चर आपने देखा, वन फैटी एसिड दूसरा फैटी एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड था, ये एक एडिशनल ग्रुप के साथ इंटरेक्टेड था ना, राइट। आपको ये दिख रहा है डब्बे के अंदर, ये एडिशनल ग्रुप जो मैंने स्क्वायर के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में आपको कुछ स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। यहां जरा देखो, जब एक सेल मेम्ब्रेन बनाते हो तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा ही तो बना है, याद आ रहा है ना। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बेटा हम इसी तरीके से तो बनाते हैं, ये तो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। मैं इसी चीज को कॉपी कर दूं, मल्टीपल टाइम्स इसके स्ट्रक्चर बना दूं, ये अपने पास सेल मेम्ब्रेन बन गई, राइट। तो सेल मेम्ब्रेन में हम देखते हैं एक ये वाला जोन होता है, एक ये वाला जोन और एक ये बीच वाला जोन, राइट, ट्रिपल लेयर्ड। जो बीच वाला जोन है ये होता है हाइड्रोफोबिक, ये वाला है हाइड्रोफिलिक और नीचे वाला भी हाइड्रोफिलिक। ये तीन स्ट्रक्चर बने। तो बेटा ये सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर तो अपने को समझ आया। अब ये स्ट्रक्चर क्यों पढ़ा रहा हूं यहां पर, मैंने अभी अभी देखा ना, यहां पर अपन ने पढ़े फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स जो सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं। फिर देखा एक मॉडिफाइड फॉस्फोलिपिड जिसको अपन ने टर्म किया लेसिथिन। अब लेसिथिन के स्ट्रक्चर में ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा मटेरियल आया। अब इस बात से अपने को क्या होता है, जरा आप यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में ये वाला स्ट्रक्चर देखो, यही तो बनाया। देखो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ऐसा, इसका किसी एक इंडिविजुअल का यही तो स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर में ऊपर वाला पोर्शन हाइड्रोफिलिक एंड बनाता है, इसलिए वो पोलर एंड है। पोलर एंड हर कोई चीज जो पोलर होगी वो पानी में, पोलर से पी फॉर पोलर, पी फॉर पानी, पानी में घुल जाएगी। जो नॉन पोलर होगा वो पानी में नहीं घुलेगी, राइट। क्लियर हुई मेरी बात बेटा। अब देखना मेरी बात, जब मैं इसका स्ट्रक्चर देखता हूं, इसका स्ट्रक्चर देखता हूं, तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर मेरे को दो फैटी एसिड्स दिखाई दे रहे हैं। मेरे को इस तरीके से ये एक बैकबोन चेन दिखाई दे रही है, मेरे को फॉस्फेट ग्रुप दिखाई दे रहा है और मेरे को ये वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है। समझ पाए। तो अब क्या होता है, जब मैं इस पोलर हेड की बात करता हूं तो यहां पर कोलिन एंड फॉस्फेट रीजन आते हैं। कौन से आते हैं? कोलिन एंड फॉस्फेट रीजन्स। क्या आपको ये और ये दोनों सेम सेम दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। फिर इसके नीचे ये चेन जा रही है, ये चेन अपने को क्या दिखाई दे रही है? ग्लिसरॉल दिखाई दे रही है, राइट। फिर अपने को ये दो नॉन पोलर चेन्स हैं, ये फैटी एसिड की चेन्स दिखाई दे रही है। तो बन गया ना अपने पास फैटी एसिड। तो अब यहां पर लेसिथिन की बात करी तो बेटा इस वाले इजी रीजन को, जिसको मैं यहां पे येलोइश दिखा रहा हूं, तो ये वाला रीजन कौन सा हुआ अपने पास? ये वाला रीजन हुआ कोलिन ग्रुप। कौन सा ग्रुप हुआ? कोलिन ग्रुप। कैसे? ये वाला कोलिन ग्रुप। क्लियर हुई मेरी बात? सिंपल है ना बेटा, समझना आसान। तो अपने को कंपाउंड, ये वाले कंपाउंडेड, ये कॉन्जुगेटेड, जिनको हम लिपिड्स टर्म करते हैं, ये इसमें फॉस्फोलिपिड क्लियर हुआ। ग्लाइकोलिपिड में सीधी सी बात मैं तुम्हें बोलूंगा, जहां पे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड आपस में कंबाइन कर जा रहे हैं और जहां पे प्रोटीन्स और लिपिड्स आपस में कंबाइन कर जा रहे हैं, उनको लिपोप्रोटीन्स टर्म कर देते हैं। हुआ बेटा क्लियर? सिंपल था। इसके एग्जांपल्स को अपने को याद कर लेना है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट बनते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स की बात करते हैं तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं जो एग्जैक्टली हमें उनके स्ट्रक्चर को देखे कभी नहीं मालूम लगेगा कि भाई फैटी एसिड है ग्लिसरॉल से बने, कभी नहीं। इनके स्ट्रक्चर्स की डिटेल में ना जाने की जगह अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूं, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज लिपिड जैसी है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज किनकी जैसी हैं? लिपिड जैसी हैं। इसका एग्जांपल पहला कोलेस्ट्रॉल, दूसरा एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये तो नाम तुमने नहीं सुना होगा, बट सुन लो और याद कर लो, क्योंकि ये नाम ना बहुत बार आने वाला है और बहुत परेशान करेगा। कौन सा नाम? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये +1 के केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी आएगा, ये +2 के रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी आएगा। तो ये ना वर्ड स्पेसिफिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स तो इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल तो बेटा बचपन से पढ़ते आए हो। कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, यस, और सेल मेम्ब्रेन में क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइज करता है ना। तो आओ डिराइव्ड लिपिड्स में हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखते हैं। स्टेरॉल अपने आप में कैटेगरी है जिसका एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल। तो आपके सामने ये समक्ष ये डायग्राम बना हुआ है। पहली बात, समझदार बनो और डायग्राम रट डालो। क्यों? पेपर में आएगा। सिंपल। कोलेस्ट्रॉल ह्यूमन बॉडी में कहाँ बनता है? सिंथेसाइज इन लिवर। और एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि बेटा उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड स्टेबिलिटी।
इतना डन, स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन पूछूंगा कोलेस्ट्रॉल इज अ पार्ट ऑफ स्टेरॉल, देखो स्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल एक ही बात हुई, डन। नेक्स्ट पढ़ना था प्रोस्टाग्लैंडिन, इंपॉर्टेंट, इसका हार्मोन जैसा फंक्शन है, पहली चीज हार्मोन जैसा फंक्शन है, और स्पेसिफिकली बोलूं तो बेटा इसकी मदद से इट इंड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शंस, बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस अगर कोई चीज इंड्यूस करेगी तो वो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, डन ये वाली बात। नेक्स्ट चीज अगर बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन्स की तो इट इज डिराइव फ्रॉम अराकिडोनिक एसिड, ये बेटा याद कर लो, कभी कभी नीट का कभी मन हो गया ना बच्चों को परेशान करने का तो तुम्हें यहां से क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो यहां मैं सिंपल तुम्हें कहना चाहूंगा कि लिपिड्स की पूरी कहानी में जो लास्ट वाले आप ये वाले जो पढ़ रहे हैं ना स्टेरॉल प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये दोनों जो इतना यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ इतना ही रटना है, इनके एक्स्ट्रा इनके ऊपर कुछ नहीं आने वाला। जहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फंक्शन आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, वहां पे थोड़ा सा फंक्शन एक्स्ट्रा बता दूंगा और प्रॉब्लम वहीं के वहीं फिनिश ऑफ हो जाएगी, डन। तो क्या आपको पूरा कंसेप्ट समझ आया, एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया लगा कि अपन ने ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या पढ़ा है। देखो कितना छोटा सा लेक्चर था, एक बार एनसीईआरटी को फिनिश ऑफ करते हैं, अब देखना तुम्हें चुटकी में समझ आएगा। एनसीईआरटी बिना नोट्स के पढ़ोगे तो एनसीईआरटी ऐसा लगता है मालूम नहीं पता नहीं क्या लिख रही है। Another simple lipid is glycerol, which is trihydroxypropane. Problem solved. Many lipids have both glycerol and fatty acids. Yes. Here the fatty acids are found esterified with the glycerol. एक लाइन बोली और खत्म कर दिया, कुछ नहीं बताएंगे ये लोग। They can be monoglycerides, diglycerides और triglyceride, देखो बिना स्ट्रक्चर के बता दिया। They are also called fats and oils based on melting point। एक लाइन देखो, एक लाइन जिसको मैं इतना एक्सप्लेन करके लिखा ना, एक लाइन को ऐसे फिनिश करते हैं। ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट लोअर होगा, एग्जाम्पल में एनसीईआरटी लिखते हैं जिंजली ऑयल, एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम मार्केट? यस, मक्खन बोल दो जो बटर होता है। Some lipids have phosphorus and a phosphorylated organic compound, जैसे choline ग्रुप देखा ना in them, तो these are phospholipids। देखो फॉस्फोलिपिड हमने कितना डिटेल में किया, यहाँ पे एक चुटके में निपटा दिया। बोलूं तो स्ट्रक्चर जो तुम्हें कॉपी में कराया है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। They are found in the cell membrane, yes। और देखो लेसिथिन पढ़ाया था ना, लेसिथिन is one example, लेसिथिन सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। Some tissues, especially the neural tissues, have lipids with more complex structures। नाम बोलो ना, अभी पढ़ाया था, स्फिंगोमाइलिन, शाबाश, क्या बोला था, स्फिंगोमाइलिन। न्यूरल टिश्यूज में क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन मिलता है, न्यूरॉन के अंदर माइलिन शीथ मिलती है, और माइलिन शीथ के अंदर आपको क्या मिलता है, स्फिंगोमाइलिन। हुई ना बेटा बात, खचाखच बढ़िया तरीके से समझ आ गया तुम लोगों को, क्लियर हुई मेरी बात। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहां तक तो अपने पास डन, और यहां से आगे नेक्स्ट पोर्शन कंप्लीट होता है। देखो एनसीईआरटी ने लिपिड्स को इतना किया और कह दिया हो गया काम, हो गया, कर लिया हम लोगों ने। तो यहां तक तो बेटा लिपिड्स हुए खत्म। आज की क्लास इसी के साथ हम लोग यहाँ पे फिनिश ऑफ करेंगे। अगली क्लास में हम लोग बेटा क्या करने वाले, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया, लिपिड्स पढ़ लिया, तो अब पढ़ेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ये वाला पोर्शन अमाइनो एसिड्स का, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, और जब अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं प्रोटीन्स। तो हम प्रोटीन्स वाली बातें, प्रोटीन्स वाले स्ट्रक्चर्स को हम लोग करेंगे स्टडी। तो आज के लिए बेटा इतना ही, इसके साथ साथ जाइए घर, खूब सारी मेहनत कीजिए, दबा के पढ़ाई करो और लगे रहो। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।